क्या आप जानते हैं कि भारत का फाउंडेशन स्टोन क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी ये हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। बिना इसके हम लोग अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्या है ये? जी हाँ, वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। कई लोग कहते हैं कि ये संविधान का पहला पेज है, बट ये न सिर्फ हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब संविधान को डिफाइन करता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि भारत देश का असली लक्ष्य क्या है और हमारा देश किन आदर्शों पर बेस्ड है। और यही वजह है कि ये टॉपिक इतना क्रूशियल है हर उस व्यक्ति के लिए जो यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज प्रीएम्बल मेड इजी के डे 9 में। दोस्तों, आज के सेशन में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, एक ऐसी चीज जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को एक नए लेवल तक ले जा सकती है। तो क्या है ये स्पेशल चीज? क्या ये आपकी तैयारी में गेम चेंजर साबित हो सकती है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रीएम्बल को समझना आपको ना ही सिर्फ एग्जाम में मदद करेगा बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। सर डायर सीजे के अनुसार प्रीएम्बल एक चाबी की तरह है जो संविधान के रचयिता या बनाने वाले लोगों के दिमाग को खोलती है और उनके मानसिकता को समझने में मदद करती है, और ये दिखाती है कि उन्होंने संविधान में अलग अलग प्रावधानों को किस उद्देश्य से बनाया था और उन समस्याओं को दिखाती है जिन्हें वो दूर करना चाहते थे। और इसीलिए प्रीएम्बल बस एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये उन आदर्शों और लक्ष्यों को दर्शाता है जो संविधान बनाने वाले इस संविधान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय संविधान के प्रीएम्बल के नेचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में जानना होगा, जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक महान घोषणा पत्र की तरह था जिसका प्रभाव आगे चलकर भारत के मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉ के रूप में सारे अगले चरणों में दिखाई दिया। असल में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका सबसे पहला काम संविधान के लिए लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करना था। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू ये समझते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता लोग का संविधान बनाने के पीछे का सोच क्या था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहा गया था कि पहला, संविधान सभा अपना इरादा व्यक्त करती है कि भारत को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन रिपब्लिक के रूप में घोषित किया जाएगा और उसके लिए एक संविधान बनाया जाएगा। दूसरा, इसमें वो क्षेत्रों को जो अभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा है और भारतीय राज्यों को और दूसरे क्षेत्रों को भी जो भारत के स्वतंत्र बनने में रुचि रखते हैं, उन सबको एक यूनियन में शामिल किया जाएगा। मतलब कि सभी रियासतों का एकीकरण किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत का इतना सुंदर नक्शा तैयार हुआ। हम सब लोग जिसके लिए सरदार पटेल जी को क्रेडिट देते हैं। तीसरा, ये क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं या संविधान सभा द्वारा तय की गई सीमाओं के अनुरूप अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखेंगे और अपने सरकारी और प्रशासनिक काम करेंगे, सिवाय उन अधिकारों के जो यूनियन के पास होंगे। इससे साफ जाहिर है कि स्टेट और सेंटर के बारे में बात हो रही है और दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया जा रहा है। चौथा, जिसमें सभी शक्तियां और अधिकार जो भारत के सोवरेन और इंडिपेंडेंट भारत के रूप में उसके अंगों और सरकारी संस्थाओं को मिलेगी, वो सभी शक्तियां लोगों से प्राप्त होगी। मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जनता सर्वोपरि होगी। पांचवा, जिसमें भारत के सभी लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस और लॉ के सामने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलने की गारंटी दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन की आजादी मिलेगी जो कानून और सामाजिक नैतिकता के अनुरूप होगी। छठा, जिसमें माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो उचित हो वो सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां, जिसमें रिपब्लिक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की यूनिटी और उसके सोवरेन राइट्स को लैंड, सी और एयर पर न्याय और सभ्यता के कानून के अनुरूप रखा जाएगा। आठवां, ये पुरानी भूमि अपनी उचित और सम्मानित जगह दुनिया में प्राप्त करेगी और दुनिया के शांति और मानवता के कल्याण में इच्छा से अपना पूरा योगदान देगी। आप देख सकते हैं कि आज से 78 साल पहले 1946 में हमारे संविधान के निर्माताओं ने कितना विजनरी सपना देखा था, जो आज 2025 में भी उतना ही रेलिवेंट है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स आज के लिए रेलिवेंट है? इस बारे में आपका क्या थॉट है? आगे बढ़ने से पहले हम एक नजर अपने प्रीएम्बल पर भी डाल लेते हैं। हमारा प्रीएम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखी हुई सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक शब्द के जगह सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका मानना था कि सोवरेन वर्ड में ही स्वतंत्रता का अर्थ समाहित है। इसके अलावा कमेटी ने प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी का एक क्लॉज को अलग से ऐड किया जो ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं था। कमेटी का मानना था कि भारत में अब फ्रेटर्निटी और अच्छे संबंध की आवश्यकता पहले से ज्यादा है और इसलिए नए संविधान में इस उद्देश्य को प्रियम्बल में खास तौर पर जिक्र किया जाना चाहिए। बाकी सभी मामलों में कमेटी ने प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के स्पिरिट और संभावित रूप से उसकी भाषा को शामिल करने की पूरी कोशिश की। संविधान सभा ने प्रियम्बल का ड्राफ्ट सबसे आखिरी में कंसीडर किया बाकी सभी प्रोविजंस के बाद, ताकि ये देखा जा सके कि ये संविधान के साथ अनुकूल है या नहीं। कई अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे जो रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे निर्माताओं ने देखा कि जो सिद्धांत उन्होंने शुरुआत में तय किए थे प्रियम्बल उस सिद्धांत के अनुकूल है, इसलिए एक मोशन भी अडॉप्ट किया गया था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। ये टॉपिक पर्टिकुलरली काफी डिबेटेबल रहा है कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। बेरूबारी केस और केशवानंद भारती केस के बारे में तो हम सब ने सुना है। आप मुझे बताओ कि प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा मानना चाहिए या नहीं, या इस बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट में लेट्स ऑगमेंट लिखो। हमारी अगली वीडियो में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। आप नोटिस करोगे कि 26 नवंबर 1949 का जिक्र लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है जो उस दिन की तारीख को दर्शाता है जब संविधान को अंत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड का जिक्र तो किया ही नहीं। चिंता मत करो, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के सेक्शन 2 के तहत प्रियम्बल में 2 अमेंडमेंट्स किए गए। पहला, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द को बदलकर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया गया और दूसरा, यूनिटी ऑफ द नेशन के बदले यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। ये सवाल भी काफी चर्चा में रहा है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर दिए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है। बट क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके प्रियम्बल में चेंजेस कर सकती है? यहाँ भी केशवानंद भारती केस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा है और इसलिए इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला न जाए। और यही वजह है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किए गए इन चेंजेस को वैलिड माना गया था और कहा गया था कि ये न केवल हमारे संविधान के नियमों के अनुसार है बल्कि ये उसकी फिलॉसफी को और भी जीवंत बनाते हैं और उसके फाउंडेशन को मजबूती और सहारा देने का काम करते हैं। अगर आपको भी ये जानना है कि केशवानंद भारती केस में आखिर हुआ क्या था, दोनों पक्षों का स्टैंड क्या था और किस तरह से ये आपको मेंस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, तो कमेंट सेक्शन में लेट्स ऑगमेंट लिखिए और हम लोग अगली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल को पढ़कर हम देख सकते हैं कि प्रियम्बल ये 4 मुख्य उद्देश्यों को सर्व करता है। पहला, द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड चौथा, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट। द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के शुरू और अंत के शब्दों में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि संविधान लोगों से आया है और इसमें सोवरेनिटी भी लोगों के पास है। आजकल के अधिकांशतर संविधान भी इसी सिद्धांत को मानते हैं। अब क्योंकि संविधान सभा ने भारत के लोगों के नाम पर संविधान को इनेक्ट और अडॉप्ट किया था, तो ये सवाल उठाया गया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सच में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि संविधान को लोगों के द्वारा पूरी देश की वोटिंग के बाद ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये मोशन
मोशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। 1946 में अडल्ट सफरेज मतलब सभी नागरिकों को वोट देने का हक पे आधारित एक नई असेंबली का गठन करना असंभव था क्योंकि उस समय हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे और पूरे देश में ऐसे इलेक्शन का अनुभव नहीं था और इसके लिए कई साल लग जाते। फिर ये भी पूछा गया कि क्या संविधान का निर्माण 1950 में जब इलेक्शन होगा तो लोगों से रेफरेंडम के थ्रू किया जा सकता था। अब ये रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न या सवाल जो लोगों से सीधा पूछा जाता है। इसमें पब्लिक वोट लिया जाता है ताकि लोग अपना ओपिनियन या फैसला किसी विशेष मुद्दे पर दे सके। ये अक्सर तब होता है जब किसी महत्वपूर्ण फैसले को पूरा देश या राज्य के लोगों के द्वारा अप्रूव या रिजेक्ट करवाना हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर रेफरेंडम होता तो ये दिखाता कि संविधान लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देश भर में रेफरेंडम करना 180 मिलियन वोटर्स के साथ ये बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स होता। लेकिन 1951-52 में जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो ये प्रूव हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी पर फिर भी पूरी तरह से लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। कैसे? 1951-52 और उसके बाद के इलेक्शंस में उन पार्टीज को भारी हार मिलती थी जो संविधान को हटाने की बात कर रहे थे। इससे ये क्लियर हो गया कि संविधान लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अंबेडकर ने 1949 में कहा था, प्रियम्बल में जो कुछ भी लिखा है वो हर मेंबर की इच्छा है कि ये संविधान अपनी अथॉरिटी और सोवरेनिटी लोगों से प्राप्त करे। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। संविधान में भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के रूप में वर्णित किया गया है। इस टॉपिक पर मैंने प्रियम्बल मेड इजी करके एक पूरी सीरीज बनाई है। आप यहाँ क्लिक करके इन सभी टॉपिक्स को बेसिक से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। चाहे आपको पॉलिटी का पी भी नहीं आता हो या फिर आप पॉलिटी के मास्टर हैं, ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है। टॉपिक पर वापस आते हैं। सोवरेन का मतलब है भारत अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरे देशों का कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। भारत में 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक एक डोमिनियन की स्थिति थी, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद भारत सोवरेन रिपब्लिक बन गया। भारत अब भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है, लेकिन ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें कोई कानूनी बंधन नहीं है और ये भारत की सोवरेनिटी को प्रभावित नहीं करता है। सोशलिस्ट का मतलब है कि भारत एक ऐसा सोशलिस्ट स्टेट है जो अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय देने की कोशिश करता है। ये टर्म 42nd अमेंडमेंट के तहत शामिल की गई थी, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। यहाँ क्लिक करके आप इन दोनों टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। सेक्युलर का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी को अपने धार्मिक विचार और धर्म को अपनाने की आजादी होगी। ये टर्म भी 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी, लेकिन संविधान में इसका कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। डेमोक्रेटिक का मतलब है भारत एक रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रचार करता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उन्हें अकाउंटेबल बनाते हैं। ये टर्म सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र को नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी दर्शाता है। यहाँ क्लिक करके आप इन दोनों टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति इलेक्टेड होगा और ये इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए चुना जाएगा। भारत ने रिपब्लिकन फॉर्म को अपनाते हुए अपने राष्ट्रपति को इलेक्शन के माध्यम से चुना है, जैसे कि यूएसए में भी होता है। यहाँ क्लिक करके आप इस टॉपिक को डिटेल से समझ सकते हैं। इन सभी शब्दों के जरिए भारत अपनी स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रकट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। प्रियम्बल भारत की राजनीतिक व्यवस्था के 4 मुख्य लक्ष्यों को डिफाइन करता है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सभी टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप यहाँ क्लिक करके डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जस्टिस का मतलब है कि व्यक्ति के व्यवहार को समाज के वेलफेयर के साथ मिलाना। ये सिर्फ कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी दर्शाता है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को बराबर न्याय मिले, चाहे उनका सामाजिक स्टेटस, जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी जस्टिस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। लिबर्टी का मतलब है किसी टाइप के बंधन का अनुपस्थित होना, साथ ही व्यक्ति के पूरे विकास के लिए आवश्यक माहौल तैयार करना। ये व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की आजादी देता है। ये कॉन्सेप्ट इक्वालिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब बिना इक्वालिटी के लिबर्टी बेकार है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी लिबर्टी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों को बराबर स्टेटस और अवसर मिलना। ये धर्म, जाति, लिंग, रंग
या जन्म स्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता। इक्वालिटी की ये सोच संविधान के न्याय, सामाजिक और राजनीतिक पहलू को दर्शाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे इक्वालिटी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब है व्यक्ति की डिग्निटी या इज्जत और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसका मकसद है कि देश में सभी धर्मों और जातियों के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता बनाए रखें ताकि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता बनी रहे। इससे व्यक्ति की इज्जत और राष्ट्र की एकता दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रियम्बल में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का यूज किया गया है ताकि रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म और सेपरेटिज्म जैसे विचारों को रोका जा सके और देश की एकता को मजबूती दी जा सके। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी फ्रेटर्निटी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के आखिरी हिस्सा में तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अपनाया, इनेक्ट किया और देश को दिया। लेकिन ये प्रियम्बल 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के संथनम जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया था। आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए कैसे ये गोल्ड माइन की तरह है। अगर नहीं तो आप खुद देख लीजिए। 2013 के यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन 1, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑप्शन ए द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी द प्रियम्बल एंड the directive principles of state policy, option C the fundamental rights and the directive principles of state policy, option D none of the above। 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में एक और सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन 2, the mind of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following, option A preamble, option B the fundamental rights, option C the directive principles of state policy, option D the fundamental duties। इतना ही नहीं, 2020 के प्रीलिम्स में भी प्रियम्बल से एक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन 3, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ऑप्शन बी नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ऑप्शन डी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अब आप मुझे इन सभी सवाल के आंसर्स बताओ और आपको इनके आंसर्स पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रियम्बल ना सिर्फ हमारे संविधान का मूल आधार है बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों को प्रकट करता है जो हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। चाहे आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने की सोच रखते हो, प्रियम्बल को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश के सपनों और लक्ष्यों की एक झांकी है जो हमारे लिए हर दिन रेलेवेंट है। अब बारी है उस गिफ्ट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन दें कि आपको प्रियम्बल का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे डिटेल में डिस्कशंस करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज मिस ना करें। लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।